नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस सिंक्रोनस जनरेटर के वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन एनिमेशन के साथ। बिल्कुल सही सुना आपने, अल्टरनेटर के अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको हम एनिमेशन के साथ आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अभी कुछ सीखते हैं। दोस्तों, ये है हमारा अल्टरनेटर और ये अल्टरनेटर है जब हम इसको वर्क करवाते हैं, जब हम इसको घुमाते हैं, तब इसका जो रोटर है वो रोटर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे पूरा अल्टरनेटर है वो काम करता है, अगर वो आपको डिटेल में समझना है तो हमारा ही एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने एनिमेशन के साथ समझाया है कि अल्टरनेटर है वो कैसे काम करता है। उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यहाँ पर ऊपर भी लिंक दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद या तो फिर अभी ही इसको पॉज करके एक बार वो वर्किंग देख लीजिए और उसके बाद ये समझना आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, आर्मेचर रिएक्शन पे। तो ये अपना अल्टरनेटर है और जब इसका रोटर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो हमको ये मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस किस्म से मिलता है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम मेन फ्लक्स बोलते हैं। दोस्तों, ये जो मेन फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स जब हमारे आर्मेचर के साथ लिंक होता है तो उस आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और जब वो आर्मेचर किसी लोड के साथ कनेक्टेड होता है तब उसके अंदर करंट फ्लो होता है और उसकी वजह से आर्मेचर के अंदर एक और फ्लक्स है वो प्रोड्यूस होता है। तो जो फ्लक्स आर्मेचर के अंदर प्रोड्यूस होता है उस फ्लक्स को बोला जाता है आर्मेचर फ्लक्स। तो बेसिकली इस कहानी के अंदर ये जो आर्मेचर फ्लक्स है उसका इफेक्ट हमारे मेन फ्लक्स पे क्या होता है उसको बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन। मैं एक और बार बोल देता हूँ कि हमारा जो आर्मेचर फ्लक्स है उस आर्मेचर फ्लक्स का हमारे मेन फ्लक्स के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसको बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन। तो ये तो हो गया आर्मेचर रिएक्शन। अब बात आती है कि ये जो आर्मेचर रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने अभी अभी आगे बात किया कि भाई जब हमारा अल्टरनेटर है वो लोड के साथ कनेक्ट होगा तब हमारे अल्टरनेटर के आर्मेचर में से करंट फ्लो होगा और उस करंट की वजह से हमको ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड मिलने का कारण है हमारे आर्मेचर का करंट और हमारे आर्मेचर के करंट के फ्लो होने का कारण है हमारा लोड। तो बेसिकली जिस लोड के साथ हमारा ये जो अल्टरनेटर है कनेक्टेड है, जिस किस्म के लोड के साथ हमारा अल्टरनेटर है वो कनेक्टेड है, उसके ऊपर ये आर्मेचर रिएक्शन है वो डिपेंड करता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास बेसिकली 3 किस्म के लोड हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ये जो तीनों किस्म के लोड है, इन तीनों किस्म के लोड का इफेक्ट हमारे आर्मेचर के ऊपर क्या आएगा वो अब हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब हमारा लोड प्योरली रेजिस्टिव होता है तब हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, वो होता है यूनिटी पावर फैक्टर। जब हमारा लोड प्योरली इंडक्टिव होता है तब का पावर फैक्टर होता है जीरो लैगिंग पावर फैक्टर और जब हमारा लोड प्योरली कैपेसिटिव होता है तब हमारा पावर फैक्टर होता है जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। तो इन तीनों पावर फैक्टर या तो फिर इन तीनों लोड कंडीशन के अंदर हमारा आर्मेचर रिएक्शन है वो किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से उसको इफेक्ट करता है, वो अब हम बारी बारी से देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारा केस नंबर 1, प्योरली रेजिस्टिव लोड यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर। अब दोस्तों ये है हमारा मशीन अल्टरनेटर और उसको हमने एक प्योरली रेजिस्टिव लोड के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो जब ये प्योरली रेजिस्टिव लोड है उस कंडीशन के अंदर कैसे ये सारे पैरामीटर एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं वो सबसे पहले हम उसका वेक्टर डायग्राम प्लॉट करके समझते हैं। तो ये जो हमारा रोटर है उस रोटर की वजह से जो हमको मेन फ्लक्स मिल रहा था उसको हम बनाते हैं यहाँ, ये है हमारा मेन फ्लक्स। अब ये जो मेन फ्लक्स है उसकी वजह से यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम ई और वो ई होता है यहाँ पर ई उससे 90 डिग्री पे।
तो हमारे मेन फ्लक्स से ई हमको 90 डिग्री पे मिलता है। अब ये क्यों 90 डिग्री पे होता है, क्या इसके पीछे का मैथमेटिक्स है, और ये पूरा का पूरा हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके पीछे वेक्टर डायग्राम के साथ क्या पूरा मैथमेटिक्स है, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। और सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर इसके मैथमेटिक्स को आपको जानना है, क्यों ये 90 डिग्री होता है, क्यों ये ऐसे होता है, क्यों ये इतना है, अगर वो आपको जानना है तो हमारा वो सेपरेट वीडियो है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यहाँ पर ऊपर भी दे रहा हूँ। वहाँ पर जाके आप इसके पीछे का लॉजिक है वो जान सकते हैं। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने बात किया कि भाई ये हमारा प्योरली रेजिस्टिव लोड है, मतलब कि यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई हमारा जो ईएमएफ है, हमारा जो वोल्टेज है और जो आर्मेचर का करंट मिलेगा वो दोनों सेम फेज में ही होंगे। तो जो हमको करंट मिलेगा आर्मेचर करंट, वो भी हमको यहाँ पे ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर्मेचर करंट। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आर्मेचर करंट जिस भी फेज में होगा उसकी वजह से उसका फ्लक्स जो मिलेगा वो उसी के फेज में मिलेगा। तो ऑब्वियसली हमारा जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो इसी के साथ सेम फेज में मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स है वो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट फ्लक्स निकालें तो वो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, और वो जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो होगा हमारा आर्मेचर रिएक्शन। ये चीज़ तो हमने वेक्टर डायग्राम से देखा। अब इसका थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाता हूँ ताकि समझना और भी आसान हो जाए कि भाई यहाँ पर पहले ये है हमारा मेन फ्लक्स और ये है हमारा आर्मेचर फ्लक्स। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। अब इन दोनों की वजह से ये जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है वो हमको कैसा मिलेगा, वो मिलेगा कुछ इस तरीके से। और ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स हमको मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर हमारा मेन जो फ्लक्स है वो और हमारा आर्मेचर फ्लक्स वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो ये इसके इफेक्ट को कम करेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए इस सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि ये हमारे रिजल्टेंट फ्लक्स को और एनहांस करेगा। और यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर फिर से हमारा मेन फ्लक्स वो नेगेटिव है और आर्मेचर फ्लक्स है वो पॉजिटिव है, तो फिर से इस वैल्यू को ये रिड्यूस करेगा और यहाँ पर फिर से नेगेटिवली इसको एनहांस करेगा। तो थोड़े सेक्शन के अंदर वो उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, इस सेक्शन के अंदर वो उसकी वैल्यू को एनहांस कर रहा है, यहाँ पर फिर से उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर फिर से उसकी वैल्यू को वो एनहांस कर रहा है। तो पूरा का पूरा साइकिल आप देखेंगे तो पूरे के पूरे साइकिल के अंदर उसका हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसका एवरेज वैल्यू है वो सेम ही रहेगा। एवरेज वैल्यू के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, मगर उसका जो वेवफॉर्म है उस वेवफॉर्म के अंदर डिस्टॉर्शन हमको मिलेगा और उसी वजह से ये जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोला जाता है। दोस्तों ये चीज़ तो हमने वेक्टर डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू समझी, लेकिन अब कुछ रियल करता है। यहाँ पर हमारा जो अल्टरनेटर है उसको आधा काट के पूरा लीनियर बना देते हैं और उसके अंदर डाइव लगा के उसके अंदर जाके देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली फ्लक्स के लेवल पर क्या होता है, क्या दिखता है वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं इस रोटर के अंदर। तो दोस्तों ये है हमारा स्टेटर, ये स्टेटर का कंडक्टर और ये हमारे रोटर के पोल्स। यहाँ पर हमारे पास 4 रोटर पोल्स अवेलेबल है। अब दोस्तों बात हम ये कर रहे हैं कि भाई हमारा जो यूनिटी पावर फैक्टर है, जो अल्टरनेटर को हमने रेजिस्टिव लोड के साथ कनेक्ट करके रखा है, उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा एन पोल है उसके एग्जैक्ट फेसिंग में जो कंडक्टर आ रहा है उस कंडक्टर के अंदर हमको मैक्सिमम पिक वोल्टेज मिलेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो एस पोल है उसके सामने जो एग्जैक्ट फेसिंग कंडक्टर आ रहा है उसके अंदर हमें पिक वोल्टेज मिलेगा। इन दोनों का डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होगा, लेकिन वहाँ पर हमको पिक वोल्टेज मिलेगा।
बेसिकली जो एन पोल होता है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड हमको बाहर की डायरेक्शन में मिलता है, और जो एस पोल है वहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में मिलता है। तो ये हमारे रोटर का मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, लेकिन अब हमको देखना है हमारा स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमको मिलता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए पहले हमको पता होना चाहिए उसके करंट का डायरेक्शन, कि भाई ये जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में से करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और वो जो करंट है उसका डायरेक्शन हमको मिलेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की वजह से। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल रिप्रेजेंट करता है, जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है आपके मोशन की डायरेक्शन, जो फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है फील्ड की डायरेक्शन, और जो सेकंड फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपको किस डायरेक्शन में करंट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो रोटर है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, हमारा स्टेटर है वो तो स्टेडी है, लेकिन हमको करंट किसके अंदर फाइंड करना है, करंट का डायरेक्शन किसके अंदर फाइंड करना है, इस रोटर के कंडक्टर के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमारा रोटर स्टेडी है और रोटर के कंपेयर में हमारा स्टेटर है वो घूम रहा है। तो स्टेटर के मोशन की डायरेक्शन क्या होगी? तो स्टेटर के मोशन की डायरेक्शन हमको ये मिलेगी, मतलब कि रोटर के ऑपोजिट साइड। तो हमको यहाँ पर स्टेटर के मोशन की डायरेक्शन तो मिल गई। अब हमारे इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? एन पोल की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमको उसका मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की वजह से ये थंब हो गया हमारे मोशन की डायरेक्शन जो कि इस डायरेक्शन में है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये फर्स्ट फिंगर वहाँ पर हो गई। तो ये जो सेकेंड फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन को। तो अब हमको इसकी वजह से जो करंट है वो अंदर डायरेक्शन में मिलेगा, इस प्लेन के अंदर जाती हुई डायरेक्शन के अंदर मिलेगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस की वजह से। सेम चीज़ हम एस पोल के सामने देखते हैं कि हमारे मोशन की डायरेक्शन तो वही है, लेकिन एस पोल में आप देखिए तो हमारा जो फील्ड है वो डाउनवर्ड है, तो ये फिंगर हमारी हो जाएगी ऐसे। तो ये हो गई हमारे कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो थर्ड फिंगर है वो प्लेन में बाहर आती हुई डायरेक्शन में है, और उस डायरेक्शन में मिलेगा हमको उसके कंडक्टर के अंदर का करंट, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको इन दोनों कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन मिल गया है। अब उस करंट के फ्लो की वजह से उसके आसपास हमको मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा? वो डायरेक्शन मिलेगा हमको राइट हैंड थंब रूल की ओर से। ये राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल है जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को, और जो बाकी की फिंगर्स है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो पहले केस के लिए हम देखते हैं कि हमारा करंट अंदर जाते डायरेक्शन में है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलेगा? इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में वो होगा तो यहाँ पर हम उसको एरो से मार्क कर देते हैं, ये इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। और जो सेकंड केस है डॉट, उसमें करंट बाहर आती डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड को ऐसे अरेंज करेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो अब आप देखिए कि ये जो है हमारे रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हमारा मेन फ्लक्स है फाई एम, और ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स है हमारा आर्मेचर फ्लक्स जो कि है आर्मेचर फ्लक्स जो कि है फाई ए। तो यहाँ पर आप देखिए इस सेक्शन के अंदर हमारा आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि यहाँ पर ये रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू को रिड्यूस करेगा। आप यहाँ पर देखिए तो हमारा मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को वो एनहांस करेगा, जबकि इस सेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करेगा। एस पोल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि मेन फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आर्मेचर फ्लक्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वो मेन फ्लक्स को एनहांस करेगा, और यहाँ पर हमारा मेन फ्लक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आर्मेचर फ्लक्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वो मेन फ्लक्स को रिड्यूस करेगा।
तो जब हमारा एन पोल यहाँ से यहाँ घूम कर आएगा तो कुछ सेक्शन के लिए उसकी वैल्यू को वो एनहांस करेगा, कुछ सेक्शन के लिए उसकी वैल्यू को रिड्यूस करेगा, फिर से एनहांस करेगा, फिर से रिड्यूस करेगा। तो कुल मिलाकर इस इफेक्ट को हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है वो बोल सकते हैं कि भाई पूरे एक रोटेशन के अंदर उसका जो इफेक्ट है वो एवरेज इफेक्ट उसका सेम रहेगा, आर्मेचर रिएक्शन का जो एवरेज मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, मगर उसका जो वेवफॉर्म है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ये होता है इसके अंदर का पूरा लॉजिक। अब हम देखते हैं केस नंबर 2, प्योरली इंडक्टिव लोड, और उस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर होता है 0 लैगिंग पावर फैक्टर। दोस्तों इस कंडीशन के लिए हमने हमारे अल्टरनेटर के साथ प्योरली इंडक्टिव लोड को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम उसका वेक्टर डायग्राम देखेंगे। ये है हमारा मेन फ्लक्स जो कि हमको मिलता है यहाँ पर इस रोटर की वजह से। उससे 90 डिग्री पर हमको मिलेगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब कि हमारे कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लोड है वो प्योरली इंडक्टिव लोड है, 0 लैगिंग पावर फैक्टर है। इसका मतलब है कि वोल्टेज से हमारा जो करंट होगा वो 90 डिग्री लैगिंग पे होगा। तो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैगिंग पे करंट हमको यहाँ पर मिलेगा। अब बट ऑब्वियस है कि आर्मेचर करंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो आर्मेचर फ्लक्स भी हमारा उसी डायरेक्शन में होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हमारा मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कैसे मिल सकता है हमको, मेन फ्लक्स माइनस आर्मेचर फ्लक्स, ऐसे हमको हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा और वो हमको मिलेगा फाई आर इस डायरेक्शन में। अब इस वेक्टर डायग्राम का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमको यहाँ पर हमारा मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स वो मिला। ये है हमारा मेन फ्लक्स और ये है हमारा आर्मेचर फ्लक्स। वो दोनों फ्लक्स एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, जो आपको यहाँ पर वेक्टर डायग्राम में भी दिख रहे हैं। अब दोस्तों इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, जो आर्मेचर रिएक्शन है, वो कैसे मिलेगा, उसका वैल्यू हमको तो वो देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा मेन फ्लक्स है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स है, मतलब कि ये इसके वैल्यू को रिड्यूस करेगा और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स हमको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे मेन फ्लक्स पे हमारे आर्मेचर फ्लक्स का जो इफेक्ट होता है यहाँ पर वो इफेक्ट है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। हमारे मेन फ्लक्स को वो वीक कर देता है और इसी वजह से इसको डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये तो वेक्टर डायग्राम और वेवफॉर्म की बातें हो गई। अब हम सीधा चलते हैं हमारे अल्टरनेटर के अंदर और देखते हैं कि भाई यहाँ पर एग्जैक्टली फ्लक्स के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 0 लैगिंग पावर फैक्टर की, और 0 लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एन पोल है उस एन पोल से जो 90 डिग्री लैगिंग वाला पीछे वाला जो कंडक्टर होगा उस कंडक्टर के अंदर हमको मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। सेम उसी तरीके से हमारा जो स्टेटर है उससे 90 डिग्री पीछे वाला जो कंडक्टर होगा उसके अंदर हमको मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। अब एन पोल के इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पर करंट कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा और एस पोल के इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में मिलेगा वो हम प्रीवियसली जान चुके हैं कि कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसको डायरेक्टली ले लेंगे तो यहाँ पर वो करंट होगा अंदर की डायरेक्शन में जाता हुआ और यहाँ पर वो करंट होगा बाहर की डायरेक्शन में आता हुआ, और उसकी वजह से उसके आसपास हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जब करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर ये होगा, और जब करंट बाहर की ओर आ रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और इस सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा ये जो सेक्शन है इस सेक्शन की ओर हमारा मेन फ्लक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमारा आर्मेचर फ्लक्स ये जो है वो है हमारा मेन फ्लक्स और ये जो है
वो है हमारा आर्मेचर फ्लक्स। तो मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो मेन फ्लक्स के इफेक्ट को रिड्यूस करेगा। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन के अंदर हमारा जो मेन फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में है और हमारा आर्मेचर फ्लक्स है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस सेक्शन में भी वो हमारे मेन फ्लक्स को कम करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन फ्लक्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में और आर्मेचर फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस सेक्शन में भी हमारे मेन फ्लक्स की इफेक्ट को वो रिड्यूस करेगा। और अगर इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा मेन फ्लक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आर्मेचर फ्लक्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी हमारे मेन फ्लक्स की इफेक्ट को वो कम करेगा। तो थ्रू आउट द रोटेशन हर एक सेक्शन के अंदर हमारा जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो हमारे मेन फ्लक्स की इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है और इसी वजह से इस इफेक्ट को हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जब हमारा लोड प्योरली इंडक्टिव है, जब हम जीरो लैगिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो इफेक्ट होगा वो होगा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और अब हम अपने आगे के सेक्शन की ओर चलते हैं, वो है कैपेसिटिव लोड। और जब हमारा लोड प्योरली कैपेसिटिव होता है उस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर होता है जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। यहाँ पर हमने हमारा अल्टरनेटर है वो प्योरली कैपेसिटिव लोड के साथ कनेक्ट करके रखा है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने वेक्टर डायग्राम से। यहाँ पर हमको हमारा मेन फ्लक्स मिला जो कि वो रोटर में यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। उस मेन फ्लक्स से 90 डिग्री पे हमको हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है जो कि होता है इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ। अब जबकि हमारा जो पावर फैक्टर है वो जीरो लीडिंग पावर फैक्टर है, तो हमारा जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है उससे 90 डिग्री लीडिंग में हमको करंट मिलेगा, तो वो करंट हमको मिलेगा यहाँ पर जो कि इससे 90 डिग्री लीडिंग में है। अब हमारा आर्मेचर करंट इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस है कि हमारा आर्मेचर फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में हमको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो आपके मेन फ्लक्स प्लस आर्मेचर फ्लक्स के एडिशन से मिलेगा और वो आपको इसी डायरेक्शन में यहाँ पर मिलेगा। तो ये चीज़ तो हमने वेक्टर डायग्राम से देखी। अब थोड़ा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि भाई हमारा जो मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स है वो दोनों सेम फेज में ही है। वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई हमारा मेन फ्लक्स और हमारा आर्मेचर फ्लक्स वो दोनों सेम फेज में है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हमने किया है। तो अब इसका इफेक्ट हमारे रिजल्टेंट फ्लक्स के ऊपर क्या आएगा, तो इसका जो इफेक्ट है वो हमारे रिजल्टेंट फ्लक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से आएगा। हर सेक्शन के अंदर हमारे रिजल्टेंट फ्लक्स को वो एनहांस करेगा और इसी वजह से इस इफेक्ट को हम मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। दोस्तों ये बात हो गई हमारे वेक्टर डायग्राम की और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अब हम हमारे अल्टरनेटर के अंदर सीधा डाइव करते हैं और देखते हैं कि भाई इस अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है और कैसे हमको हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, कैसे हमारा आर्मेचर है वो हमारे मेन फ्लक्स को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जीरो लीडिंग पावर फैक्टर की, और जब जीरो लीडिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा जो एन पोल है उससे 90 डिग्री आगे वाला जो कंडक्टर होगा उस कंडक्टर में हमको पिक वोल्टेज मिलेंगे। सेम उसी तरीके से हमारे एस पोल के आगे वाले कंडक्टर में भी हमको पिक वोल्टेज मिलेंगे। तो इन दोनों कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा वो अब हम देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एन पोल और एस पोल है उसकी वजह से जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है। तो एन पोल से 90 डिग्री आगे वाले कंडक्टर के अंदर हमको जो करंट मिलेगा वो अंदर की डायरेक्शन में मिलेगा और एस पोल के 90 डिग्री वाले कंडक्टर के अंदर जो करंट मिलेगा वो बाहर की ओर मिलेगा। वो ऐसा क्यों मिलेगा वो इससे पहले वाले सेक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी इसमें डाउट है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए, वहाँ पर जाइए और एक और बार उसको देख के समझिए कि कैसे हमको करंट का डायरेक्शन मिल रहा है। अब ये जो दोनों करंट है उसकी वजह से इसके आसपास की डायरेक्शन में हमको मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और यहाँ से ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे। ये आपको याद रखना है, ऐसे हमको उसका डायरेक्शन मिलता है
और जो नेक्स्ट है ये वाला कंडक्टर, इस कंडक्टर में हमको डायरेक्शन फिर से राइट हैंड थंब रूल की वजह से मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देखिए, अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा मेन फ्लक्स है और ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स है। यहाँ पर हमारा मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये मेन फ्लक्स की इफेक्ट को एनहांस करेगा। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये है हमारा मेन फ्लक्स और ये है हमारा आर्मेचर फ्लक्स। तो यहाँ पर भी दोनों फ्लक्स है वो एक ही डायरेक्शन में है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी हमारे आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू को वो एनहांस करेगा, उसको बढ़ाएगा। यहाँ पर भी हमारा आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी वो आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू को एनहांस करेगा। और ये जो आखिरी सेक्शन है यहाँ पर भी दोनों फ्लक्स है वो आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी वो मेन फ्लक्स की वैल्यू को एनहांस करेगा। तो थ्रू आउट द रोटेशन हर जगह पर आर्मेचर फ्लक्स है वो हमारे मेन फ्लक्स की वैल्यू को एनहांस कर रहा है और उसी की वजह से यहाँ पर जो इफेक्ट आ रहा है उस इफेक्ट को हम बोल सकते हैं मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो जब भी हमारा लोड प्योरली कैपेसिटिव लोड होगा या तो जीरो लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन होगा, उस कंडीशन में हमें मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मिलेगा। ये जो पहला वेवफॉर्म है वो है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। दूसरा जो वेवफॉर्म है यहां पर वो है हमारा जीरो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। और ये जो तीसरा वेवफॉर्म है वो है हमारा जीरो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो ये तीनों के तीनों वेवफॉर्म आप देखिए और इसको देख के आप समझ सकते हैं कि भाई यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर पे इसका क्या इफेक्ट होता है। एक चीज मैं आपको दोस्तों यहाँ पर समझाऊं कि आप देखिए, ये है यूनिटी पावर फैक्टर। जैसे ही आप यूनिटी पावर फैक्टर से लैगिंग पावर फैक्टर की ओर जाएंगे, ये हमारा वेवफॉर्म है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा और हमारा मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स वो धीरे धीरे एक दूसरे के एग्जैक्ट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते जाएंगे। अगर आप यहाँ से यूनिटी पावर फैक्टर से आप मान लीजिए कि लीडिंग पावर फैक्टर की ओर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा वेवफॉर्म है ग्रेजुअली आगे की ओर शिफ्ट होगा और हमारा मेन फ्लक्स और हमारा आर्मेचर फ्लक्स वो दोनों एक दूसरे के साथ सेम फेज में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने तीन एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर ली, यूनिटी पावर फैक्टर, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर और जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। लेकिन अगर हमारा लोड इन तीनों के बीच में कहीं पे है और अगर वो आपको जानना है कि भाई अगर हमारा लोड इन तीनों के बीच में है, एक से दूसरे की ओर हम ट्रांजिट कर रहे हैं, हमारा अल्टरनेटर है वर्क कर रहा है लेकिन हमारा लोड पावर फैक्टर है वो धीरे धीरे बदल रहा है, तो उसके साथ हमारा ये जो वेक्टर डायग्राम है, हमारा ये जो वेवफॉर्म है, एक्चुअल में हमारे अल्टरनेटर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, अगर उसका एनिमेशन आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे लिखिए कि हाँ भाई वो चीज़ हमको देखनी है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को वो सिखाऊंगा या तो फिर आप लोगों को मैं वो समझाऊंगा। और अब हम देखते हैं हमारे इस वीडियो की समरी, क्या पूरा हमने इस वीडियो में से निकाला है। सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है हमारे लोड के ऊपर। दूसरी बात है हमारा जो रिजल्टेंट फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमेगा, और वो क्यों वहाँ पर घूमेगा अगर वो देखना है तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि एक सेपरेट वीडियो है हमारा इसके मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, आप वहाँ पर जाके ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके आगे की हमारी फाइंडिंग्स है तीन किस्म के लोड, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, उनके तीन किस्म के पावर फैक्टर, और इन तीनों किस्म के पावर फैक्टर की जो इफेक्ट है यूनिटी में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, लैगिंग में डीमैग्नेटाइजिंग और लीडिंग में मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होती है। तो ये है पूरा हमारे इस वीडियो का समरी। और अब हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन और वो है क्वेश्चन फॉर यू। आज के इस वीडियो का आपका सवाल है
when a large inductor motor is connected to a synchronous generator, what will be the effect on armature reaction? एक सिंक्रोनस जनरेटर के साथ एक बहुत ही बड़ी इंडक्शन मोटर को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो उस सिंक्रोनस जनरेटर का जो आर्मेचर रिएक्शन है उसका क्या इफेक्ट होगा, वो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। दोस्तों, कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वही एक मीडियम है मेरे और आपके बीच के कम्युनिकेशन का, और हम लोगों का कम्युनिकेशन जितना ही स्ट्रांग होगा उतनी ही हमारी लर्निंग है वो बेहतर बनती जाएगी। तो डेफिनेटली मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई और वीडियो है जो आप देखना चाहते हैं, कोई और टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो आगे देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उस पर मैं ध्यान दे के उस पर भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। तो जब तक आप हमारा अगला वीडियो नहीं देखते तब तक के लिए बाय।